अद्य मंगलवासरः अथवा बहुमवासरः कार्तिक कृष्ण सप्तमी दिनांक 15 नोव्हेंबर 2022 पुष्य नक्षत्रम शंखं चक्रं च लौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढ़दावाग्निमीलम् चरक समेता शार्विस्थान अध्याय 7 ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। तत्र यत् विशेषतः स्थूलं स्थिरं मूर्तिमद् गुरुखर कठिनम् अंगम नखास्ति दंत मांस चर्म वर्चः केश श्मश्रुलोमो नख रोम श्मश्रुलोम कंडरादि तत्पार्थिवम गंधो घ्राणंच। तो उसमें से जो स्थूल स्थूल स्थिर मूर्तिमत इस प्रकार का गुरु खर कठिन इस प्रकार का अंग हो, नख अस्थि दंत मांस चर्म वर्चहा यानी कि पुरीश केश श्मश्रु लोम कंडर कंडरा ये सब पार्थिव और गंधा और घ्राण ये भी पार्थिव इस प्रकार के हैं। ये द्रव सर मंद स्निग्ध मृदु पिच्छलम रस रुधिर वसा कफ पित्त मूत्र स्वेदादि तद आप्यम रसो रसनंच। तो द्रव सर मंद स्निग्ध मृदु पिच्छिल रस रक्त वसा कफ पित्त मूत्र स्वेद ये आप्य है। और रसो रसनंच रस और रसना ये भी आप्य है। यत् पित्तम उष्मा च यो या च भाहा शरीरे तत्सर्वम आग्नेयम रूपम दर्शनंच। तो पित्त या जो उष्मा है या च भाहा शरीरे जो भी तेजस्वी इस प्रकार के भाव है शरीर में तत्सर्वम आग्नेयम वो सभी आग्नेय है रूपम दर्शनंच। यद उच्छ्वास प्रश्वास उन्मेष निमेष आकुंचन प्रसारण गमन प्रेरण धारण आदि तद्वायवीयम स्पर्शः स्पर्शनंच। तो उच्छ्वास प्रश्वास तो उसका अर्थ सांस अंदर लेना इस प्रकार का होगा। उन्मेष निमेष आकुंचन प्रसारण गमन प्रेरण धारण आदि तद्वायवीयम स्पर्शः स्पर्शनंच। ये सभी वायवीय इस प्रकार के भाव है।
यद विविक्तम यदुच्यते महांति चाणूनि स्रोतांसि तद आंतरिक्षम शब्दः श्रोत्रम च। तो विविक्त और महत और अणुस्रोतस जो है वो भी तद अंतरिक्षम, वो अंतरिक्ष है, आकाश है। शब्द श्रोत्रंच, शब्द और श्रोत्र ये भी अंतरिक्ष है। यद प्रयोक्तृ तत्प्रधानम बुद्धिर्मनश्च। तो प्रयोजन करने वाला है वो प्रधान है, और बुद्धि और मन। ये थोड़ा अजीब है। इति शरीरावयव संख्या यथास्थूल भेदेन अवयवानां निर्दिष्टा। शरीरावयव संख्यां प्रमाणता अभिधाय पार्थिवादि भेदेन अवयवान् अवयवान् अभिधातुम् आह तत्र इत्यादि। सरं किंचित गतिमत् मंदम मंदक्रियम विविक्तमेति विभक्तम। ये भी थोड़ा अजीब है। अलग करने वाला आकाश इस प्रकार का है। यद उच्यते वचनम इत्यर्थः। शब्द ग्रहणेन यह वचन व्यतिरिक्तः शब्दः शारीरो गृह्यते। वचनस्य यद उच्यते इति पदेन एव गृहीतत्वात्। प्रयोक्तृ इति यत् शरीरादि प्रेरकं चेतनम् यथा स्थूलभेदेन इति वचनात् सूक्ष्मावयवभेदेन परमाणुरूपेण असंख्येयतां वक्ष्यमाणां सूचयति। अतिबहुत्वाद् इति अनेन अतिबहुत्वमपि गंगावालुकानाम् इव असंख्यात हेतुर्भवति इति दर्शयति। गंगावालुका। तो यत् प्रयोक्तृ तत् प्रधानम बुद्धिर्मनश्च। प्रयोक्तृ का मतलब प्रधान इस प्रकार का है। तो यहाँ पे उन्होंने चैतन्य अर्थ किया है, लेकिन ये शायद प्रकृति है और बुद्धि और मन। वैसे आत्मा कुछ भी करने वाला नहीं है। वो केवल इससे जुड़ जाता है, इसलिए हमें लगता है कि वो क्रियाएं कर रहा है वगैरह वगैरह। क्रिया करने वाला तो शरीर है, मन है वगैरह वगैरह इस प्रकार का। चैतयिता परः, वो चैतन्य देने वाला है, ये बात सही है। लेकिन फिर भी इस वर्णन से तावदेवं श्लेष्मिकस्य ओजसा एतत् शरीरतत्त्वम् उक्तम्। इसके बारे में थोड़ी बहस करनी पड़ेगी। वाग्भट ने शारीर तीसरे अध्याय में कौन से भाव शारीर में उस किस महाभूत से बने हैं वगैरह इसके बारे में बताया है। और सूत्रस्थान के 9वें अध्याय में द्रव्यादि विज्ञानीय में पार्थिव द्रव्य, आप्य द्रव्य वगैरह के बारे में बहस की है। तो यहाँ दोनों का थोड़ा सा मिलाप इस प्रकार का है। लेकिन उच्छ्वास प्रश्वास उन्मेष निमेष आकुंचन प्रसारण गमन प्रेरण धारणा अति तत् वायवीयम, ये सब वायवीय है। स्पर्शनाम स्पर्शा स्पर्शनंच। तो जैसे मैंने कल कहा था कि हर महाभूत का परिणमन
किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से उससे शारीर भाव बनते हैं, ये देखना एक अलग भाव इस प्रकार का होगा। और वैसे पांचभौतिक शरीर है तो केवल व्यपदेशस्तु भूयसा, पृथ्वी महाभूत का प्राधान्य है तो पार्थिव कहेंगे, इसी प्रकार की स्थिति रहेगी। शरीरावयवास्तु परमाणु भेदेन अपरिसंख्यया भवन्ति, अतिबहुत्वात् अतिसूक्ष्मात् अतीन्द्रियत्वाच्च। तेषां संयोग विभागे परमाणूनां कारणं वायुः कर्म स्वभावश्च। तो शरीरावयव परमाणु भेद से अगर देखे जाए तो अपरिसंख्येय है। एक बहुत ज्यादा होने के कारण, अति सूक्ष्म होने के कारण और अतीन्द्रिय, हमारे इंद्रियों के पर होने के कारण, इंद्रियों के द्वारा जिसका ज्ञान नहीं होता है, इस प्रकार के लिए तेषां संयोग विभागे परमाणूनां कारणं वायु कर्म स्वभावश्च। तो उनके संयोग विभाग में, परमाणु के संयोग विभाग में वायु कारण है और कर्म स्वभाव। तो जो एक बात कही जाती है, संयोगेच विभागस्य कारणं द्रव्यमाश्रितम्, कर्तव्यस्य क्रिया कर्म कर्म नान्यद अपेक्षते। तो ये कर्म का स्वभाव है कि उसको दूसरे किसी की आवश्यकता इस प्रकार की नहीं रहती है, और संयोग और विभाग में वो कारण इस प्रकार का हो जाता है। तो ये दोनों साथ में रहते हैं, एक देश से संयोग, दूसरे देश से वियोग, ऐसा होता है तो गमन क्रिया होती है। और उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, इन सभी में इस प्रकार से बात होती रहती है कि एक देश से संयोग, एक देश से वियोग, इस प्रकार का। और खास करके आकुंचन और प्रसारण ये कार्य कैसे होते हैं, इसके बारे में नानल ट्रेडिशन में ज्यादा बहस की गई है। मृत व्यक्ति को पार्थिव कहते हैं, तो क्या उसमें से बाकी चार महाभूत निकल गए, सिर्फ पृथ्वी तत्व रह गया, ऐसा होगा क्या? नहीं नहीं, पृथ्वी महाभूत का प्राधान्य है उसमें, इसलिए पार्थिव कहते हैं। पार्थिव इसलिए कहते हैं कि उसमें से आत्मा निकल गया है। शरीरम ही तंगते तस्मिन् शून्यागारम अचेतनम, पंचभूतावशेषत्वात् पंचत्वं गतम् उच्यते। पंचत्व गत इस प्रकार का बताया जाता है, लेकिन बेसिकली शरीर पार्थिव है, पृथ्वी महाभूत का प्राधान्य है, इसलिए उसको पार्थिव इस प्रकार से कहते हैं। तो आकुंचन प्रसारण, ये जो बात है, उत्क्षेपण अपक्षेपण, ये जो बात है, तो उत्क्षेपण में निचले जगह से ऊपर की तरह कुछ फेंका जाता है, उसको उत्क्षेपण इस प्रकार से कहेंगे। तो ये जो फेंकने जाने वाली चीज है, उसका पूर्व देश से, निचले देश से वियोग और ऊपर वाले देश से संयोग इस प्रकार का हो जाता है। अपक्षेपण में उल्टी क्रिया होती है कि हम हाथ में से कोई वस्तु छोड़ देते हैं या फेंक देते हैं, नीचे फेंक देते हैं, तो ये अपक्षेपण कहलाएगा। इसमें ऊर्ध्वदेश से वियोग, अधोदेश से संयोग, इस प्रकार की बात होती रहेगी। और आकुंचन और प्रसारण ये थोड़े और अलग इस प्रकार के भाव है कि नजदीक आना ये आकुंचन का है और विस्तृत होना ये प्रसारण का है। अब इलास्टिसिटी नाम की एक चीज होती है, और उदाहरण हम देखते हैं कि रबर जैसा है, तो इसमें इलास्टिसिटी होती है। और जब खींचते हैं, उसको दूर करते हैं, तो खींचा जाता है। छोड़ देते हैं तो फिर से अपने स्थान पे आ जाता है। और ये स्थितिस्थापकत्व, ये जो का बात बताई गई है, वो लोहे में ज्यादा है, प्लास्टिक में कम है। यंग्स मॉड्यूलस का जो प्रयोग
इंटर साइंस में मैंने किया था। तो हमें लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी तो रबर में ज्यादा होगी, प्लास्टिक में ज्यादा होगी, लेकिन वहां तो लोहे में ज्यादा है, इस प्रकार के बताए गए। तो वो पुनः उस स्थान पर आना, पुनस्ताद अवस्थापादक स्थितिस्थापक कि जिस अवस्था में शुरू में था उसी अवस्था को वापस आ जाना, ये स्थितिस्थापकत्व का लक्षण इस प्रकार का बताया गया है। और शरीर में इतने स्नायु काम करते रहते हैं, उनकी पोजीशन बनती रहती है। और स्नायुओं का जो काम होता है वो आकुंचन से होता है, प्रसारण पैसिव क्रिया इस प्रकार की है। तो जब हम व्यायाम की बात करते हैं तो आयामो विविधोंगानाम व्यायाम इति कृत्वा, विविध अंगों का आयाम विस्तार होना ये व्यायाम कहा जाता है। तो शरीर में इस प्रकार के द्वंद्वी रहते हैं कि एक का आकुंचन होता है, दूसरी जगह दूसरे किसी का प्रसारण इस प्रकार का होता रहता है। और कार्य जो होते हैं वो आकुंचन से ही होते हैं, लेकिन प्रसारण आकुंचन करने वाली चीज जो शक्ति है वो बंद हो जाए तो प्रसारण अपने आप होने लगता है इस प्रकार से। और ये सभी स्थितिस्थापकत्व के जरिए ये भाव होते रहते हैं इस प्रकार से। तो मूल जो है वो संयोग और विभाग ये है, और उसी को कर्म कहते हैं कि संयोगे च विभागे च कारणं द्रव्यम आश्रितम कर्तव्यस्य क्रिया कर्म। कर्तव्यस्य क्रिया, जो कर्तव्य है उसकी क्रिया इस प्रकार से। तो अभी ज्यादातर हम जानबूझकर क्रिया करते रहते हैं और कुछ क्रियाएं अपने आप चलती रहती है, जैसे कि मॉडर्न मेडिसिन में भी अनैच्छिक और ऐच्छिक क्रियाएं इस प्रकार की है। तो श्वसन की प्रक्रिया, हृदय की प्रक्रिया ये अनैच्छिक है, इनवॉलंटरी है। लेकिन हाथ पांव घूमना वगैरह ये सभी जो चीजें हैं ये सभी की क्रियाएं ऐच्छिक क्रियाएं इस प्रकार के, हम चाहते हैं तो हम कर सकते हैं इस प्रकार के। लेकिन इन दोनों में संयोग विभाग होते रहते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अहम अच्छा उदाहरण हृदय है, जो कंटिन्यूअसली आकुंचन प्रसारण इस प्रकार का हो रहा है उसका, और फिर भी उसकी स्थिति जैसी है वैसी ही बनी रहती है। इतने बार आकुंचन प्रसारण होने के बावजूद भी हर मिनट में आकुंचन प्रसारण होता ही रहेगा अनेक बार इस प्रकार से। तो फिर भी उसकी जो स्थिति है वो वैसी ही बनी रहती है। और जब उसमें विकार निर्माण होते हैं, चाहे वॉल्वुलर डिफेक्ट हो जाए, चाहे कार्डियोमायोपैथी इस प्रकार की बात हो जाए, तो इसमें परिवर्तन इस प्रकार का आएगा। और फिर उस इलास्टिसिटी को प्रस्थापित करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। वैसे ही गर्भाशय की एक इलास्टिसिटी है। जब गर्भधारणा होती है तो वो काफी आकार बढ़ जाता है, और जैसे ही निष्क्रमण हो गया तो फिर से वो सिकुड़ कर अपने मूल स्थान पे आ जाता है। और पुराने जमाने में 8-8 9-9 इस प्रकार की प्रसूति होती रहती थी, और उतने सभी समय में ये इस प्रकार का कार्य होता रहता था। तो हमें क्रियाओं को अगर अच्छी तरीके से समझना है तो ये जो 5 प्रकार की क्रिया है, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन इस प्रकार से, ये जांगम द्रव्यों की क्रियाएं इस प्रकार की है। जो वृक्ष है या स्थावर है उनकी क्रियाएं बहुत सीमित है, ज्यादा से ज्यादा पत्तों की इस प्रकार की क्रिया होना वगैरह, फल का गिरना वगैरह वगैरह इस प्रकार का कुछ होगा। लेकिन एक जगह से दूसरी जगह जाना, अन्य क्रियाएं कर पाना, ये स्थावर में नहीं होता है, केवल जांगम में ही इस प्रकार का होता है।
और वैसे देखा जाए तो इस शरीर से संयोग, पहले से ये शरीर से वियोग, ये भी कर्म ही है। और हमारा ही कर्म इसका कारण होता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय अन्यानि नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय पूर्वाण्यन्यानि संयाति नवानि देहि, ये जो गीता में बताया गया है। तो उसके लिए भी कर्म यही कारण इस प्रकार का है। अब स्थावर के बारे में खास करके या सृष्टि के कर्मों के बारे में रसवीर्य विपाक प्रभाव, ये महत्वपूर्ण इस प्रकार के रहेंगे। जो इस प्रकार के जांगम द्रव्य होंगे, उसके उनके बारे में हम दोष धातु मल के स्तर पे कुछ सोच सकते हैं, अवयव के स्तर पे कुछ सोच सकते हैं, उसके परिणाम किस प्रकार से होंगे। लेकिन वनस्पतियों के बारे में, खनिजों के बारे में रसवीर्य विपाक प्रभाव ये महत्वपूर्ण इस प्रकार के है। किंचित रसेन कुरुते कर्म पाकेन चापरम गुणांतरेण वीर्येण प्रभावेण एव किंचन, ये जो बात बताई गई है, तो किस द्रव्य में किसका प्राबल्य है और उसके अनुसार किसकी क्रियाएं होती रहेगी, ये निर्भर इस प्रकार का होता है। तो खास करके आहार्य पदार्थ औषध के बारे में जब हमें सोचना है तो कर्म का विचार वहां पे अलग है, रसवरी विपाक प्रभाव से करना है। और जब शारीरिक क्रियाओं का विचार करना है तो ये उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन, इस प्रकार का विचार करना है। तो उस प्रकार के कर्म के बारे में जो रसविधि विभाग प्रभाव के द्वारा होते हैं, इनमें ये संयोग विभाग वगैरह इस प्रकार की स्थिति होती है या नहीं होती है। रस के द्वारा जब हम क्रिया होती है इस प्रकार से कहते हैं, और मधुर रस है तो कफ को बढ़ाएगा, वात पित्त का शमन करेगा वगैरह वगैरह, इस प्रकार की बात जो बताई गई है वो आखिर में गुण है। और गुण अकेले नहीं रहते, वो द्रव्य के माध्यम से ही रहते हैं। तो केवल गुणों का सेवन नहीं हो सकता, गुणाश्रित द्रव्याश्रित गुणों का सेवन इस प्रकार का होता रहता है। और फिर द्रव्यों के आधार पर क्रियाएं इस प्रकार की होगी। तो ये मामला समझने में जरा कठिन इस प्रकार का है। लेकिन जांगम द्रव्यों के कर्म के बारे में जब सोचना है तो संयोग विभाग यही मुख्य रूप से देखना पड़ेगा। और सृष्टि के पदार्थों के बारे में अगर सोचना है आहार के स्तर पर या औषध के स्तर पर, तो रसवीर्य विपाक प्रभाव के बारे में सोचना पड़ेगा। दोनों के आश्रय से कर्म कर्म होता रहता है, ये बात इसमें मुख्य इस प्रकार की है। तो नानल ट्रेडिशन में आकुंचन ये केंद्रानुगामिनी और प्रसारण ये केंद्रापगामिनी, केंद्र से दूर जाने वाली और केंद्र के नजदीक आने वाली, इस प्रकार से आकुंचन और प्रसारण के बारे में सोचते हैं। अब इसका महत्व क्या है, ये एक अलग मुद्दा इस प्रकार से निकलेगा कि जो भी क्रियाएं होती रहती है शारीरिक स्तर पर, वो सभी इससे जुड़ी इस प्रकार की है। और जब क्रिया हानि होती है या क्रिया होती ही नहीं है इस प्रकार से, तो शायद हमें इस सभी के बारे में सोचना पड़ेगा। अब मॉडर्न मेडिसिन में तो ये सब विचार नर्वस सिस्टम के अधीन इस प्रकार का है, और हमारे दृष्टि से वायु से जुड़ा इस प्रकार का है, और कुछ हद तक रक्त से जुड़ा इस प्रकार का रहेगा। तो जिस किसी भी क्रिया के बारे में हमें सोचना है तो
इसमें आकुंचन प्रसारण वगैरह की जो बात है वो सोचनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि जो एक रिदम हृदय का है, जो एक रिदम फुफ्फुस का है श्वासोश्वास प्रक्रिया में आकुंचन प्रसारण का, उसको अगर हम ठीक करेंगे तो शायद बाकी सभी क्रियाओं में यह आकुंचन प्रसारण का रिदम अच्छे तरीके से चलता रहेगा। जब भीति, क्रोध वगैरह इस प्रकार के भाव होते हैं तो पहले श्वसन बिगड़ जाता है। जो नॉर्मल रूप से आकुंचन प्रसारण की फुफ्फुस की प्रक्रिया चल रही है उसमें बाधा आ जाती है, सांस को रोका जाता है या बहुत शैलो ब्रीदिंग इस प्रकार का हो जाता है। मन जब आश्वस्त हो जाता है तो फिर से नॉर्मल रिदम पर हम आ जाते हैं इस प्रकार से। तो इन सभी प्रकार के क्रियाओं में अगर हमें रिदम मेंटेन करना है, जो भी है वो, और धीमी गति से होना ज्यादा बेहतर है, तो इसमें शक्ति कम खर्च होगी इस प्रकार से। तो सभी प्रकार के क्रियाओं में सुधार लाने के लिए प्राणायाम ये अहम चीज इस प्रकार की रहेगी। और जो आकुंचन प्रसारण अपने आप हो रहा है उसको हम प्रयत्न पूर्वक अभ्यास से ज्यादा गहरा बनाएंगे, गंभीर इस प्रकार का बनाएंगे। तो तवारिया वाले उनका कहना है कि 12 श्वासोच्छ्वास पर मिनट, एक 5 सेकंड में एक निश्वास और एक उच्छ्वास, 3 सेकंड में निश्वास और 2 सेकंड में उच्छ्वास, ये प्राकृतिक स्थिति है, ऐसा उनका कहना है। उस रिदम की अगर आदत डालेंगे तो तवारिया प्राणायाम तो 20 मिनट में हो जाएगा, लेकिन पूरे दिन में इसी प्रकार का होगा। रात को भी उसको सिंक्रोनाइज करना है कि इस प्रकार से सांस लेना छोड़ना, सांस लेना छोड़ना, ये क्रियाएं करती रहनी चाहिए। और फिर वो रुदम शरीर में सेट इस प्रकार का हो जाएगा। और ऐसा होता है तो स्वास्थ्य बना रहता है, ऐसा कहना है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इस प्रकार का आकुंचन और प्रसारण चलता रहता है। धमनियों में भी, आर्टरीज में भी इस प्रकार का आकुंचन प्रसारण चलता रहता है। और जो सिराए है या फिर अभी मॉडर्न मेडिसिन में जिसको नीला इस प्रकार से कहते हैं या वेन्स कहते हैं, उनमें खून वापस आने की संभावना होती है, इसलिए बीच बीच में वॉल्स होते हैं, नॉन रिटर्न वॉल्स जैसे इस प्रकार से। और आकुंचन प्रसारण मूल रूप से आर्टरीज से आ रहा है टिश्यू तक पहुंचने के लिए, और वहां से खून फिर से वापस जो हृदय में आ रहा है वो नेगेटिव प्रेशर से इस प्रकार से आ रहा है। और नेगेटिव प्रेशर कम होता है तो उसको सपोर्ट देने के लिए ये वेन्स में इस प्रकार के वॉल्स होते हैं कि नॉन रिटर्न वॉल्स वापस चला न जाए इस प्रकार से। तो इसके जरिए शरीर को देखना चाहिए। फणसलकर कर एक बात कहा करते थे कि ए मैन इज एज ओल्ड एज हिज वेन्स। ये शायद उन्होंने बेंद्रे सर से सुना था कि जितनी सिराएं जीर्ण हो गई है या उनकी आयु जिस प्रकार की हो गई है, उसके आधार पर उस व्यक्ति का आयुष भी उतना हो गया है, इस प्रकार सा मान लेना चाहिए। तो अगर अर्लियर स्टेज में या कम उम्र में हमें बुढ़ापा आ जाता है
अभी आईटी क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं तो 35वें उम्र में भी नई डिप्लेसमेंट करनी पड़ती है, इस प्रकार की बात दिखी जाती है। बाल पकना तो काफी कॉमन है, बाल श्वेत हो जाना ये तो काफी कॉमन है। तो ये एक तरीके से पलित ये वार्धक्य का भी लक्षण है, और अर्ली इस प्रकार से वार्धक्य आ जाना, ये बात होती रहती है। तो फिर ऐसे स्थिति में जो हमारी क्रिया ये है वो सुचारू रूप से चलती रहे, आकुंचन प्रसारण की क्रिया है, खास करके हृदय और फुफ्फुस की जो है वो सुचारू रूप से चलती रहे, और यही इम्पल्स शायद आगे चलता रहता है इस प्रकार से। तो अगर इस प्रकार से क्रियाओं में हमें कुछ बदलाव लाना है, सुधार लाना है, तो शायद प्राणायाम जो वायु को अंकित कर लेता है, ये चिकित्सा बनती है। और शरीरावयव परमाणु भेदेन अपरिसंख्येय इस प्रकार के बताए। अति बहुत्वाद, अब ये तो गिनती हो सकती है कि कितने परमाणु होंगे इस प्रकार से। अति सूक्ष्मात् अतीन्द्रियत्वाच्च, इसके ऊपर काफी काबू मॉडर्न टेक्नोलॉजी पा लिया है, और सूक्ष्माति सूक्ष्म भाव हम अभी देख सकते हैं। लेकिन उसी के बहकावे में आ जाते हैं और होलिस्टिक अप्रोच छूट जाता है, ये फोकस्ड अप्रोच हो जाता है, और फिर उसी के आधार पर निदान चिकित्सा ये सेट हुआ है अभी एलोपैथी में। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि क्रिया ये वायवीय इस प्रकार की है, और वायु और कर्म स्वभाव ये उसका कारण, ये जो बताया गया है उसको भलीभांति देखने की कोशिश करेंगे। और वात के विकार में संकोच वगैरह इस प्रकार से लक्षण आते हैं, तो उनको भलीभांति देखना है, और उसमें सुधार कैसे करना है इसके बारे में वायु को देखना पड़ेगा, और उसकी चिकित्सा करनी पड़ेगी, ये बात रहेगी। तो मैं काफी दिनों से जांगम द्रव्यों के उत्क्षेपण अपक्षेपण आकुंचन प्रसारण गमन ये कर्म, और सृष्टि के पदार्थों के खास करके स्थावर सृष्टि के पदार्थों का रसवीरी विपाक प्रभाव द्वारा कर्म, ये जो बात है उसमें तालमेल कैसे डालेंगे, और आकुंचन प्रसारण आदि क्रियाएं उसके ऊपर निर्भर है या नहीं है, ये इसके बारे में सोच रहा हूँ। तो हमने जो औषध कोश में क्लासिफिकेशन किया औषधियों का, उसमें पंचकर्म पंचकर्मेतर कर्म, कर्म ये बेसिक ले लिया, और फिर पंचकर्मेतर कर्म में ये नेत्र तर्पण वगैरह पुटपाक वगैरह वगैरह ये सब आए, और तीसरा जो है वो द्रव्य कर्म लिया, रसवीरी विपाक प्रभाव के द्वारा होने वाला इस प्रकार का कर्म। और फिर अनुलोमन करना है, विरेचन करवाना है, या शमन करवाना है वगैरह वगैरह, ये सभी जो कर्म है उनका क्लासिफिकेशन कैसे करें, और उसमें ये उत्क्षेपण अपक्षेपण वगैरह क्रियाएं नहीं होती है, ये एक अलग बात इसमें सामने इस प्रकार के आगे। तो मैं समझता हूँ कि जांगम और स्थावर में हमें भेद करना है, और जांगम द्रव्यों के बारे में इस प्रकार से सोचना है, और स्थावर के बारे में खास करके सृष्टि विशिष्ट जो है वो
इस प्रकार के सोचना है। देखते हैं यहाँ पे, अति सूक्ष्म अति सूक्ष्म बुद्धि बोध्यत्वात् अतीन्द्रियत्वं च परमाणूनां स्वभाव सुसिद्धमेव अस्मदादीन् प्रति यत्तु सूक्ष्म अतीन्द्रियं वा तत् परिसंख्यातुं नितरामेव दुष्यकं भवति इति युक्तं हेतुत्रय अपरिसंख्याने अथ एते विषये कलिताः परमाणवः कथं शरीरारम्भे संयुज्यन्ते शरीरविनाशे च विनुज्युज्यन्ते इति आह तेषाम् इत्यादि। ननु यदि वायुः कारणं परमाणूनां संयोगविभागे तत्किमिति सर्वथा तौ न करोति इति आह कर्मस्वभावश्च इति। न केवलं वायुः किन्तु कर्मस्वभावः परिगृहीतः एव। तेन यदा संयोजकस्वभावेन कर्मणा परिगृहीतो वायुर्भवति तदा परमाणूनां संयोगं कुर्वन् शरीरम् आरभते। यदा तु वियोजन स्वभावेन कर्मणा वायुः परिगृहीतो भवति तदा विभागं परमाणूनां विनाशरूपं जनयति इत्यर्थः। ये तो और अलग बताया गया केवल जन्म और मृत्यु के समय इस प्रकार से परमाणुओं का संयोग विभाग होता है ऐसा नहीं है। तो कर्म स्वभाव भी वहां कारण है, किस प्रकार का कर्म है उसके अनुसार किस शरीर से संयोग होगा और कैसे होगा वगैरह वगैरह बातें डिसाइड होगी। लेकिन उत्क्षेपण अपक्षेपण आकुंचन प्रसारण गमन ये सभी जो कर्म है उसमें भी वायु कारण इस प्रकार का है। और फिर उसमें भी कर्म स्वभाव, क्योंकि कर्म उत्पन्न हो जाएगा द्रव्य का तो कर्म नान्यद अपेक्षित तो क्रिया हो जाएगी। इस प्रकार से दूसरे किसी की आवश्यकता वहां पे नहीं है। लेकिन ये कर्म उत्पन्न करने वाला कौन है ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा और वो वायु के आधार पर इस प्रकार का होगा। अलग अलग आसन, मंडूकासन, भेज, भुजंगासन में जंगम क्रिया का विचार शरीर से जोड़कर किया होगा क्या? शारीर क्रिया ये ऐसा है कि आसन और व्यायाम इन दोनों में आसन की एक स्थिति है, उस स्थिति को प्राप्त करना है और फिर वहां पे स्थिर होना है, स्थिर सुखम आसनम इस प्रकार से। तो उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए आयाम देना जरूरी पड़ता है और विशिष्ट स्नायुओं को इस प्रकार का आयाम दिया जाता है। व्यायाम में भी यही प्रक्रिया होती रहती है लेकिन तेजी से होती है। व्यायाम में स्थिति जो है वो ज्यादा नहीं है, क्रिया करते रहना इस प्रकार का ज्यादा है। रुकने की बात इस प्रकार की नहीं है। चाहे हम चल रहे हैं, चाहे दौड़ रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं या सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अब ये कुछ भी इस प्रकार का जिम में जाकर व्यायाम कर रहे हैं तो उसमें एक चलती हुई स्थिति इस प्रकार की रहती है, रुकने की बात नहीं आती। और आसन में रुकने की बात आती है, एक स्थिति को मेंटेन करना है, बना के रखना है इस प्रकार से। और फिर उसमें विविध स्नायुओं का जो आयाम इस प्रकार का होता है वो एक तरीके से व्यायाम ही है, क्योंकि आयामो विविधोंगानां व्यायाम इति कीर्तितः। लेकिन इससे स्थिरत्व प्राप्त होने की शंका या स्थिति ज्यादा होती है। और इस प्रकार की क्रियाओं में जो व्यायाम रूपी क्रिया है उसमें बलवृद्धि अच्छी तरीके से होती है। उन स्नायु सिरा वगैरह को उस प्रकार से करते रहने से बल प्राप्त होता रहता है, हमारी शक्ति बढ़ जाती है। शीत उष्ण वात वर्षा क्षुत पिपासा सहत्वम, ये जो बात व्यायाम से हो जाती है ये उसमें एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है।
अब आसन की स्थिति को प्राप्त करके तस्मिन् सचि श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद प्राणायाम, ये जो बात बताते हैं कि उसमें गति विच्छेद हो जाता है श्वास प्रश्वास का, तो प्राणायाम कहा जाता है। और इसलिए ये भी एक प्रकार का आयाम है, प्राण का आयाम है इस प्रकार से, क्योंकि हमें बलपूर्वक सांस को रोकना है, चाहे अंतकुंभक स्थिति में चाहे बहिकुंभक स्थिति में, इस प्रकार से। तो ये भी एक आयाम इस प्रकार का है और उसका रिफ्लेक्शन पूरे शरीर पर आ जाता है। ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार की है। एक तो इस प्रकार से पूरे शरीर में वायु का फैलना और उसके जरिए श्वसन क्रिया जो टिश्यू रेस्पिरेशन है वो होना, ये एक इसमें अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। और वापस वहां से जो मलवायु निर्माण हुआ है उसको बाहर फेंकने के लिए उसको बाहर निकाल देना, ये प्रक्रिया इस प्रकार के श्वासोश्वास प्रक्रिया में या प्राणायाम प्रक्रिया में होती रहेगी इस प्रकार से। तो ततो द्वंद्वानभिघातः, ये जो बात बताते हैं कि द्वंद्व से अनभिघात इस प्रकार का होता है, शीत उष्ण वात वर्ष वगैरह वगैरह जो है, इस प्रकार से द्वंद्व से अभिघात न होना, ये आसन और उसके बाद में प्राणायाम से बताया जाता है। और वही प्रक्रिया इसमें भी बताई जाती है, व्यायाम के बारे में भी बताई जाती है, शीत उष्ण वात वर्ष क्षुत प्रपासा सहत्वम, इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य ऐसा ही रहेगा कि इन दोनों में फर्क कैसे करेंगे और क्या करना है, इसके बारे में कैसे सोचेंगे। डिस्यूज एट्रोफी करके एक बात बताई जाती है कि किसी अवयव का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, बिल्कुल ही प्रयोग नहीं करते हैं, तो उसके जरिए वो सिकुड़ जाता है, एट्रोफी हो जाती है उसकी, और फिर उसका कार्य नहीं होता है। तो इसलिए खास करके बुढ़ापे में ये करना जरूरी है कि सभी प्रकार की क्रियाएं हम करते रहे, चाहे 5 मिनट के लिए हो, लेकिन करते रहे, तो डिसयूज नहीं हो रहा, काम चल रहा है उसका, तो उसके बिगड़ने के चांसेस कम है। अगर हम व्यायाम योग कुछ भी नहीं करेंगे तो विशिष्ट स्नायु वगैरह की हलचल होगी ही नहीं, क्रिया होगी ही नहीं, और फिर उसकी एट्रोफी होना वगैरह इस प्रकार की बात हो सकती है, क्रिया अल्पता हो जाना या आगे क्रिया बंद हो जाना, इस प्रकार की बात हो सकती है। तो व्यायाम का एक अलग महत्व इस प्रकार का है। प्राणायाम में दूसरी एक खासियत है कि चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवे। अगर वायु चल है तो चित्त भी चल है, और वायु निश्चल हो गया तो चित्त भी निश्चल इस प्रकार का हो जाता है। और इस तरीके से मन के ऊपर काबू पाना, ये बात हमें प्राणायाम के जरिए प्राप्त हो सकती है। वो योग या व्यायाम में भी प्राप्त हो सकती है, लेकिन उसके लिए काफी अलगता से सोचना पड़ेगा। और दोनों में केवल मैकेनिकल क्रिया हो रही है, ये भी बात होती है। ज्यादातर ऐसा ही होता है कि जब हम नया नया शुरू करते हैं तो जी लगा कर करते हैं, फिर बाद में ये अपने आप होने वाली क्रिया हो जाती है, हम खुद नहीं करते। फिर उसके जो जितने फायदे मिलने चाहिए मन का उसमें सहभाग होने से, वो नहीं होते हैं। तो उसी के ऊपर कंसंट्रेशन अगर होता रहता है तो उसके फायदे जरूर इस प्रकार के मिलेंगे। हाँ। आसन सिद्ध झाल्यानंतर 3.5 तास तुम्ही त्या पोझिशन मध्ये बसता की आसन सिद्ध होतं. त्याच्यानंतर मग ब्रीदिंग पॅटर्न नॉर्मल आहे त्या आसनामध्ये.
त्याच्यानंतर ब्रीथिंग पॅटर्न नॉर्मल आहे, त्याच्यात तुम्हाला दम लागत नाही, काहीच नाही होत आहे, बरोबर. आणि तत्वज्ञान हा आसनाची हे आहे. हो आणि असं. प्राणायामाची ततः क्षीयते प्रकाशावर. हा हा, तर क्षीयते प्रकाशावर. ते कशाचं आहे? प्राणायाम प्राणायामाचं नाही, पण आधीचं आसन हाँ आसनाचं तत्वज्ञान ततो द्वंद्वानुविघातः। तो द्वंद्वानुविघातः ये आसन के स्थिति का है, और तत्क्षीयते प्रकाशावरणम, ये प्राणायाम का फल इस प्रकार का बताया कि द्वंद्व से अभिघात न होना, शीत उष्ण वगैरह इस प्रकार से। ये सुख दुख सभी आसन का फल है। और व्यायामाचा आग्रह दुःख सहत्वे स्थैर्य व्यायाम, दुःख सहत्वे स्थैर्य व्यायाम कशातलं आहे सूत्र? कशात आहे? व्यायाम कशात? वाघबाट टीकेत टीकेत आलंय? नाही श्लोकात आहे. हैं? कुठं आलंय? उत्तर हाँ 40 उत्तर 40 आग्रहामध्ये आहे. माझ्या लक्षात नाही, पण दुःख सहत्वे स्थैर्य व्यायाम ये अग्रे संग्रह में वाग्भट में बताया है। तो इस प्रकार की स्थिति को अगर हमें प्राप्त करना है, और सुश्रुत संहिता तो शायद हम इन सभी के बारे में थोड़ा गहराई में जाकर सोचे, और सूर्य नमस्कार व्यायाम है या नहीं है इसके बारे में योग वाले लोगों में मतांतर है। कुछ लोगों के अनुसार सूर्य नमस्कार एक अच्छा व्यायाम भी है, योग भी है, क्योंकि इसमें विभिन्न आसन स्थिति है तो योग है, और उससे व्यायाम भी होता है, इसलिए वो व्यायाम भी है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये सिर्फ योग है, व्यायाम नहीं है, इस प्रकार से। लेकिन दुःख सहत्वे कर्म सामर्थ्यम स्थिरीकरण अंगानाम, सुश्रुत संहिता में है ऐसा ये बता रहा है। तो कहने का तात्पर्य आपसे ये है कि हम भली भांति इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए योग और व्यायाम दोनों करें। तवारिया प्राणायाम में शुरू में ये थोड़ा रिगरस है, क्योंकि रिफाइनिंग एक्सरसाइज जो है वो रिगरस है, उसमें स्वेद परिवर्तन होता है। प्राणायाम का फल काय सांगितलं रे ते? प्रकाश ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। प्रकाश के ऊपर जो आवरण है तमो विधुय, इस प्रकार से तो प्रकाश स्पष्ट हो जाता है और ज्ञान हो जाता है। हाँ, तो कहने का तात्पर्य था है कि इन सभी के बारे में ज्यादा सोचा इस प्रकार का नहीं जाता। कर्म ये जो पदार्थ है उसके बारे में ज्यादा बहस नहीं की जाती। ज्यादा से ज्यादा बहस होती है वो पुनरुत्थित वो आत्मकर्म के बारे में ज्यादा बताया जाता है, और जो दैव के रूप में परिणत होता है उसके बारे में ज्यादा बहस होती है। लेकिन आकुंचन प्रसारण आदि कर्म और रसवीर विपाक आदि कर्म इसके बारे में ज्यादा बहस नहीं होती है। तो कर्म पदार्थ समझ लेना इसके लिए आवश्यक ये रहेगा कि किन किन प्रकार के कर्म होते हैं, और
कैसे होते हैं, उनके परिणाम किस प्रकार के होते हैं, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो अभी मैं तो इन्वेस्टिंग इन हेल्थ, गुंतवणूक आरोग्यातली, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। और स्वास्थ्य रक्षण ये जो अहम मुद्दा इस प्रकार का है, या स्वास्थ्य को बढ़ावा देना इस प्रकार का जो अलग मुद्दा है, दैट इज व्हाई व्यायाम इज वन ऑफ द शमन। व्यायाम शमन है, कफदोष का खास करके शमन है। और वात को बढ़ावा देने वाला है, तो ये बात ध्यान में रखनी है। और जब व्यायाम करेंगे तो शरीर का क्षय होता रहेगा, मेद क्षय पर्टिकुलरली होता रहेगा, और जो शक्ति वहां पे खर्च होती है उसको वापस लाने के लिए उसका आहार भी उसी प्रकार का होना जरूरी है। योग साधना में ये आवश्यकता नहीं है। योग साधना में आपका क्षय नहीं होगा, आपकी जो स्फूर्ति है, एनर्जी है, शक्ति है, उसका क्षय नहीं होगा, बल्कि वो बची रहेगी। क्योंकि रिदम शांत हो जाता है, कम हो जाता है, हृदय, फुफ्फुस, इन सभी चीजों का, तो उसमें जो श्रम होते हैं वो कम हो जाते हैं, व्यायाम में श्रम हो जाते हैं। तो उसके लिए उसी प्रकार का खुराक भी आवश्यक होगा। व्यायाम अगर करते हैं तो उसके लिए उसका खुराक होगा। उसका अच्छा उदाहरण सैनिक है। सैनिक जो होते हैं 35वें बरस में उनकी रिटायरमेंट हो जाती है, और उनके लिए रिगरस व्यायाम होता है, 4-4 घंटे व्यायाम करवा लिया जाता है, और फिर उसके जरिए उसका खुराक भी उसी प्रकार की होता है। नॉनवेज डाइट से लेकर काफी गुरु इस प्रकार का आहार दिया जाता है, और वो आवश्यक है। वो नहीं लेंगे तो वो व्यायाम सहन नहीं कर पाएंगे इस प्रकार से। तो इनमें ये दोनों में अंतर है कि व्यायाम और योग इस प्रकार से। लेकिन खास करके मानस भावों पर अगर हमें काबू पाना है तो प्राणायाम बेहतर ऑप्शन है। लेकिन कुछ हद तक हल्का व्यायाम जिसमें सभी अवयवों की क्रियाएं होती रहेगी, वैसे चलना, ये भी संक्रमण भी एक अच्छा व्यायाम है, बिल्कुल आसान इस प्रकार का है, और उसको करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन किया फिर छोड़ दिया, इस प्रकार की बात नहीं होनी है, रेग्युलरली करते रहना है इस प्रकार से। व्यायामात अणु लेव्हलला केंद्रापासून दूर जातात, योग केंद्राजवळ येतात का? ये दोनों क्रियाएं आवश्यक रहती है, केवल एक क्रिया से बात नहीं बनेगी। इसकी गति धीमी हो जाती है। आकुंचन प्रसारण की गति व्यायाम में बहुत ज्यादा है और योग में बहुत कम है, लेकिन दोनों होते रहते हैं। ऐसा नहीं होगा कि किसी एक का ही सिलसिला इसमें रहेगा। इस प्रकार से तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये योग में हो रही है, खास करके आसन और प्राणायाम में। और एनर्जी का पूरा इस्तेमाल करके एनर्जी को फिर से निर्माण करते रहना, ये व्यायाम में प्रक्रिया होती रहती है, उसी प्रकार का खुराक देकर इस प्रकार से। तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा। हाउ मेनी आवर्स आफ्टर ए मील शुड वन वॉक? ऐसा है, 3 घंटे में ज्यादातर पचन होता है। अगर पचन 3 घंटे में नहीं होगा तो फिर उसके बाद में करना है, खाली पेट करना ज्यादा बेहतर है। तो सुबह है, एक बार शौच हो जाने के बाद पेट खाली है, तो उसमें व्यायाम या योग ये दोनों करना उचित इस प्रकार का रहेगा। और मेरा सुझाव है कि दोनों करते रहे, सिर्फ एक ही करते रहे ऐसी बात नहीं। और इसमें नियमितता बहुत आवश्यक है, कि कंटिन्यूअसली लगातार करते रहेंगे। ये गानू सर कहते थे कि 7 - 1 = 0। करना चाहिए, सूझबूझ कर करना चाहिए। तो छोटे छोटे हल्के व्यायाम से शुरुआत करके जैसे शक्ति बढ़ेगी,
राजीव सारंगपाणी का इसमें बड़ा कार्य है। और उनका कहना है कि नियमित रूप से व्यायाम करते रहते हैं तो शक्ति बढ़ती रहती है और बुढ़ापे में भी शक्ति बरकरार रहती है। तो शक्ति के अनुसार व्यायाम करना है, लेकिन व्यायाम करने से शक्ति बढ़ती है तो उस शक्ति के अनुसार भी कर सकते हैं। इस प्रकार से शतपावली इज एडवाइज्ड आफ्टर ए मील, लेकिन वो 100 कदम इतना ही है, उससे ज्यादा नहीं है। तो अगर व्यायाम करना है तो खाना खाने से पहले करना है, फिर घूम के आओ और फिर खाना खाओ, ये बेटर ऑप्शन इस प्रकार का, या सुबह करो, ये बेटर ऑप्शन इस प्रकार का है। बाकी चीजें भी देखनी है। ठंड कितनी है, गर्मी कितनी है, धूप में जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं, वगैरह वगैरह बातें भी देखनी है। और खास करके अभी के जमाने में जब D3 की इतनी डिफिशियंसी है तो धूप में जाना आवश्यक इस प्रकार का होगा। क्योंकि गायें भी धूप में नहीं जा रहे हैं और हम भी नहीं जा रहे हैं, तो गायों से जो हमें विटामिन D3 मिल रहा था वो सोर्स बंद हो गया है। तो उसके लिए ये धूप में टहलना भी आवश्यक, खास करके जाड़े के मौसम में ये होगा इस प्रकार से। तो स्वास्थ्य बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, वृद्धिंगत करने के लिए इन दोनों की सहायता लेनी होनी। ऐसा है कि खाना खाने के बाद में या योग करने के बाद में दोष अगर अपने अपने स्थान पर स्थित इस प्रकार के हो जाते हैं तो खाना खा सकते हैं। इसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती। खाना खाने के बाद अगर व्यायाम करते हैं तो आमवात का हेतु बताया गया। स्निग्धं भूतो यन्नं व्यायामं कुर्वतस्तथा वायुना प्रेरितो ह्यामाश्लेष्म स्थानं प्रधावति। तो खाना खाने के बाद तो व्यायाम नहीं करना है, भुक्त्वा राजोवदासीत, राजा जैसे बैठ जाना है, इस प्रकार का बताया गया है। लेकिन खाना खाने से पहले व्यायाम कर ले और फिर तुरंत भी अगर खाना खाते हैं तो भी ज्यादा तकलीफ वाली बात नहीं है। He says that long-term specific exercise relocate the vertebrae. तो वास्तव में ऐसा है कि अस्थि हमारे हिसाब में एक प्रधान है। क्योंकि देहोर्ध्वता धारण या अस्थि का कर्म इस प्रकार का है और मांस सिरा स्नायु ये सभी उससे जुड़े इस प्रकार से है। तो उसका स्वास्थ्य बने रहे इसलिए प्रयास करने पड़ेंगे। ज्यादातर व्यायाम में जो क्रिया होती है या प्राणायाम में जो क्रिया होती है वो मांस सिरा स्नायु इससे जड़िए, इसके जरिए ज्यादा इस प्रकार के, तो इनकी इन्वॉल्वमेंट इसमें रहती है। लेकिन अस्थि तक हमें पहुंचना है। तो अस्थि बलवान इस प्रकार के रहेंगे। तो इनका आधार बलवान इस प्रकार का हो जाएगा, ये एक अहम मुद्दा इसमें रहेगा। तो ठीक है, ये बहस चलती रहेगी थोड़ी सी। मजदूर वर्ग को भी अलग से व्यायाम की जरूरत है क्या? होती है। श्रम और व्यायाम में अंतर है, एक्सरसाइज और एक्सर्शन ये अलग अलग है। अगर हम एक्सर्शन को एक्सरसाइज के स्तर में मान लेते हैं और उस प्रकार से करते हैं तो वो एक्सरसाइज होगा। कि समझो हमारे यहाँ से स्टेशन, मुंबई की बात कर रहे हैं कि स्टेशन 15-20 मिनट का अंतर पर है और बीच में सब्जी मंडी है। तो कार्यों को एकत्र करना, वैसे स्टेशन आना जाना है ही, तो आते वक्त सब्जी खरीदना और वापस आ जाना, तो ये एक्सर्शन है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन हम उसको एक्सरसाइज मानकर करते हैं तो एक अलग बात होती है।
तो इसलिए मैं अगर सूझबूझ कर करता हूँ कि मुझे साइकिल पे जाना है पुणे जैसे शहर में, और सूझबूझ कर मैं साइकिल पर जाता हूँ कि ये एक्सर्शन है, फिर भी ये मेरे लिए एक्सरसाइज है, इस प्रकार से, तो बात अलग इस प्रकार की होगी। और हमारे यहाँ वायुष्य निग्रहात इतना ही सूत्र आता है, योग के बारे में ज्यादा बहस नहीं है, ये एक अजब अजीब बात है। व्यायाम के बारे में बताया गया है, लेकिन योग के बारे में ज्यादा बहस नहीं है। लेकिन दोषों की शाखा मर्मास्ति संधि से कोष्ठ में गति होने के लिए वायु निग्रह ये एक कारण बताया गया है, और ये प्राणायाम को हम उसमें ले सकते हैं। ये वायु निग्रह करने वाला है इस प्रकार से। तो इसलिए दोनों आवश्यक इस प्रकार करेंगे। शतपावली हे सगळ्या प्रकृती संगीत आहे की युक्तीनुसार प्रत्येक प्रकृतीसाठी वेगळा वेगळा घ्यावा। प्रकृति का तो विचार अलग है मेरे। ये स्वस्थ के लिए है, तो सभी के लिए करेंगे इस प्रकार से। जी, वातपित्त रोगियों को व्यायाम का निषेध किया गया है। सही है। तो हमारे हिसाब में किसको करना है नहीं करना है व्यायाम के बारे में, ये सोचना इस प्रकार का पड़ेगा। और सोच समझ कर करेंगे तो व्यायाम के फायदे जरूर है, और स्वस्थ वृत्त में व्यायाम के बारे में निर्देश है। वातपित्तामयी बाल वृद्धो जीर्णी च तन त्यजेत, ये जो निषेध किया गया है उस निषेध को ध्यान में रखते हुए कैसे करना है क्या करना है इसके बारे में सोचना है। तो सारासार विवेक कहीं भी भूलना नहीं है, ये बात अवश्य रहेगी। ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं। कल आगे बढ़ेंगे। हाँ, आयास करता केले जातात ना। शरीरायाम जनकम असं पण आहे, शरीरायास जनकम ऐसा भी पाठभेद है। तो आयास होते हैं तो उसके जरिए ताकत मिलती है, हमें आदत पड़ जाती है उस प्रकार के आयास करने की। तो अगर अनजाने में इस प्रकार का आयास करना पड़े तो हम ये कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं। का आयाम इसमें विस्तार होना इस प्रकार का, और आयास में श्रम होना। ये है, ये जो सांस फूलने लगती है, स्वेद परिवर्तन होता है, ये आयास का लक्षण है। और आयाम में केवल तनाव होता है जो योग में होता है, आसन स्थिति में होता है। तो दोनों है, आयास और आयाम, इन दोनों प्रकार से। शायद हम इसको कल आगे बढ़ाएंगे क्योंकि इसके बारे में ज्यादा बहस होती नहीं है। और व्यवहार में ये अत्यंत उपयुक्त है। नाउ यंगस्टर्स इंस्टेड ऑफ योगा माइल्ड एक्सरसाइज हैव फोकस्ड ऑन जिम। ये तो सही बात है। लेकिन इसमें ऐसा है ना कि उनको लगता है कि हम पैसा खर्च कर रहे हैं, तो हम खरीद रहे हैं स्वास्थ्य। जब तक ये करते रहते हैं तो ठीक रहता है। लेकिन उसमें खाने पीने के कंसेप्ट बहुत अलग इस प्रकार के हैं। तो बेटर ऑप्शन है कि आजकल बच्चों को योगासन खूब कराया जाने लगे, तो क्या सही नहीं है। इसके बारे में भी काफी बहस है। बता नहीं सकते कि उचित है नहीं उचित है इस प्रकार से। बच्चों को खेलने कूदने देना है, और खेलना कूदना भी एक अच्छा व्यायाम है। यही बात बताते रहते हैं। शायद मानसिक स्थिति उस प्रकार की नहीं है कि जो योग के बारे में कर सकेंगे इस प्रकार से। लेकिन योग अब कमर्शियल हो गया। और किसी भी चीज के लिए योग, ये योगा फॉर सेक्स, ये भी विदेशों में है। ये वास्तव में कुछ है ही नहीं इस प्रकार की स्थिति। योग सेक्स के लिए योग करना है इस प्रकार के। टीवी पर बाबा जी छोटे बच्चों को
छोटे बच्चों को कराते हैं। तो ठीक है, इस कभी के बारे में अलगता से सोचना पड़ेगा, ठीक है नहीं है, और सोच समझ कर क्रियाएं करनी पड़ेगी। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतो यन्निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिन्दं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात्। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।